नमस्कार। मैं हरवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। आज हम लोक प्रशासन एवं आर्थिक पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र या अर्थ के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर में रक्त का महत्व होता है, उसी प्रकार शासन प्रणाली में और हमारे जीवन में अर्थ का महत्व होता है। बिना अर्थ के हमारी जीवन की कोई भी गतिविधि संपन्न नहीं हो पाती। अतः लोक प्रशासन अर्थशास्त्र से प्रभावित होता है और अर्थशास्त्र लोक प्रशासन से प्रभावित होता है। ये एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय प्रशासनिक चिंतकों में अग्रणी कौटिल्य का मानना रहा है कि राज्य तथा उसकी समृद्धि का मुख्य आधार अर्थव्यवस्था ही होती है। आदिकाल से ही भूमि, प्राकृतिक संसाधन, उत्पादन तथा राजकीय नीतियाँ आर्थिक तंत्र को प्रभावित करती आई हैं। इसलिए मानव सभ्यता का विकास एवं युद्धों की राजनीति वहीं रही है जहाँ नदी किनारे उच्च उर्वरता प्राप्त भूमि, खनिज पदार्थों का बाहुल्य, सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन के सहजता से उपलब्ध रहे हैं। वस्तुओं के उत्पादन अथवा आर्थिक विकास तथा करों के एकत्रीकरण के द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था निर्धारित होती रही है। वस्तुतः वित्तीय एवं आर्थिक प्रशासन की सुदृढ़ता संपूर्ण लोक प्रशासन एवं राज्य की लक्ष्यों को प्रभावित करती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने आर्थिक नियोजन के मार्ग से राष्ट्रीय विकास के उद्देश्य प्राप्त करना निर्धारित किया था। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में निस्संदेह लोक प्रशासन भी की नीतियाँ तथा कार्यकुशलता निर्णायक भूमिका निभाती हैं। इसी प्रकार किसी भी देश के लोक प्रशासन वैसा ही होता है जैसा कि वहाँ का आर्थिक पर्यावरण होता है। उस उच्च स्तरीय संसाधनों से संपन्न देश का प्रशासनिक तंत्र विकसित होता है, तो दूसरी ओर आर्थिक विपन्नताओं से जूझते विकासशील राष्ट्रों का प्रशासनिक तंत्र व्याधिग्रस्त हो जाता है। सामान्यतः अर्थव्यवस्था की प्रकृति तथा नीतियाँ राजनीति एवं प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अमेरिकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र में जहाँ धनी वर्ग निजी उपक्रमों के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखता है, जबकि समाजवादी देशों में अधिकांश उत्पादन शक्तियाँ राज्य के हाथों में होती हैं। अतः वहाँ की अर्थव्यवस्था भी लोक प्रशासन का एक भाग होती है। भारत में सन 1947 में स्वतंत्रता के समय पूर्णतया पूंजीवादी या समाजवादी व्यवस्थाओं को अपनाने के स्थान पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग निर्धारित किया था, जिसमें कुछ क्षेत्र निजी हाथों में तो कुछ क्षेत्र सरकारी हाथों में रखे गए। अर्थव्यवस्था में सरकारी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए लोक उपक्रमों की स्थापना भारत, अमेरिका, चीन तथा फ्रांस इत्यादि सभी देशों में की जाती है। निस्संदेह अर्थव्यवस्था की भूमिका एवं स्थिति प्रशासनिक कृत्यों को व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं, क्योंकि वर्तमान में यह माना जाता है कि सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया मूलतः लोक प्रशासनिक कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। किसी भी देश की आर्थिक दशाओं में प्रगति या अवनति प्रशासन की नीतियों पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था की समस्त गतिविधियों पर राज्य एवं समाज के हित में नियंत्रण करने का दायित्व प्रशासन का है। विकासशील देशों का प्रशासन, जो विकास प्रशासन का पर्याय बन चुका है, का मुख्य लक्ष्य आर्थिक सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना है। करों का आरोपण, एकत्रीकरण तथा निर्धारण, शुल्क नीतियाँ, लाइसेंस विधियाँ, संसाधनों का बंटवारा, एकाधिकारों पर रोक, आयात निर्यात नीति, मूल्य निर्धारण तथा बाजार प्रवृत्तियों नियंत्रण के क्रम में प्रशासन सर्वोच्च निकाय है। लोगों का जीवन स्तर, रहन सहन, भविष्य लक्ष्य योजनाएं, विदेशी सहायता संबंधी शोषण से मुक्त तथा वित्तीय लेन देन मुख्यतः शासकीय नीतियों पर निर्भर करता है। सामान्य किसी भी देश के आर्थिक पर्यावरण को निम्नांकित कारक प्रभावित करते हैं
उपलब्ध संसाधन भूमि, जल, पेड़ पौधे, खनिज, मशीन, तकनीक तथा मानव इत्यादि की स्थिति तथा उपयोग। औद्योगिक, आर्थिक तथा व्यापारिक नीतियाँ। बाजार की स्थिति, नियोजित विकास के कार्यक्रम, आधारभूत संस्थागत सुविधाएं, आय के स्रोत तथा जनसंख्या, भ्रष्टाचार एवं काला धन, मानव संसाधन विकास, रोजगार के साधन तथा बजटीय नीतियां एवं नियंत्रण। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था भी पिछड़ी हुई मानी जाती है क्योंकि उसमें जनाधिक्य, परंपरागत पेशों की भरमार, कम औद्योगिकरण, तकनीकी पिछड़ापन, गरीबी निरक्षरता, बेरोजगारी, बाजार की अपूर्णता, संसाधनों की कमी या निम्न गुणवत्ता, कृषि पर अधिक निर्भरता और भाग्यवादिता की समस्याएं जुड़ी रहती हैं। अर्थव्यवस्था की इस शोचनीय स्थिति के कारण लोक प्रशासन के सम्मुख नित्य नई चुनौतियां उत्पन्न होती रहती हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी देश के आर्थिक परिणामों को समझे बिना प्रशासन का विश्लेषण करना जटिल एवं अव्यवहारिक है। भारत सहित अधिकांश विकासशील देशों में एक ओर पर्याप्त भूमि अनुपयोगी पड़ी है और दूसरी ओर बेरोजगार काम की प्रतीक्षा में बैठे। वस्तुतः आर्थिक संसाधन तथा नीतियों में समन्वय एवं व्यवहारिकता का पर्याप्त अंतर रहने के कारण अर्थव्यवस्था का संचालन बिखरा हुआ एवं शिथिल दिखाई देता है। अमेरिकी प्रशासन का अध्ययन करने के पश्चात एफ.डब्ल्यू. रिक्स का निष्कर्ष है कि अमेरिकी प्रशासन की बहुत सी विशेषताएं उसकी अर्थव्यवस्था के नमूने पर ढली हुई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक उत्पादकता की दर बहुत ऊंची है क्योंकि वहां पर अर्थव्यवस्था तथा प्रशासन के नियमों में अंतर नहीं बल्कि स्पष्टता एवं समानता है। अमेरिकी समाज में प्रत्येक सेवा चाहे वह प्रशासन द्वारा दी जाए वस्तु के रूप में आंकी जाती है। भूमि, मजदूरी, धन, समय, ज्ञान, सेवा तथा परामर्श सभी कुछ क्रय विक्रय के नियमों पर आधारित है। अमेरिकी समाज की कीमत रचना की बाजार व्यवस्था ही विकास का आधार बनी हुई है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि उसमें नौकरशाही की सेवाएं भी वस्तु मानी जाती हैं। क्रेता एवं विक्रेता की आपसी समझ एवं संतुष्टि महत्वपूर्ण है। हर कार्य ठेका एवं समझौते से संचालित होता है। कार्मिक गण ज़्यादा मौद्रिक लाभ मांगते हैं तो नियोक्ता ज़्यादा श्रेष्ठ कार्य चाहता है। हर कोई अपने क्षेत्र में निर्णय के लिए स्वतंत्र है तथा राज्य द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर पर्याप्त कर लिया जाता है। अमेरिकी प्रशासन एक व्यवसाय की भांति कार्य करता है। अर्थव्यवस्था, प्रशासन और समाज के अंतर संबंधों के क्रम में सकल राष्ट्रीय सुख की नई अवधारणा भी जन्म ले रही है। नवंबर 1998 में सियोल में हुई प्रथम एशिया प्रशांत संगोष्ठी में भूटान के विदेश मंत्री लियो जगमी थैलेन ने सबको यह कहकर चौंका दिया कि भूटान सकल राष्ट्रीय सुख की अवधारणा के अनुसार विकास कार्य कर रहा है। यह अवधारणा यह मानकर चलती है कि विकासशील राष्ट्र विश्व की प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी सांस्कृतिक पहचान तथा आत्मिक सुख खोते जा रहे हैं। अतः राष्ट्रीय आर्थिक विकास की प्रक्रिया में उन आध्यात्मिक मूल्यों का लोप न हो जो मानव सभ्यता के अभिन्न तत्व हैं। विगत 2 दशक से यह प्रश्न भी उठाया जाने लगा है कि पश्चिमी मॉडल पर आधारित विकास कार्यक्रम विकासशील राष्ट्रों की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। अतः इन देशों की अर्थव्यवस्था को स्थानीय कारकों एवं विशेषताओं के आधार पर पुनर्संरचित किया जाना चाहिए। सन 1991 में भारत द्वारा निर्मित नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण तथा प्रतिस्पर्धा मुख्य बिंदु हैं, किंतु यहाँ की परंपरागत कठोर नौकरशाही में किंचित भी सुधार नहीं किए गए। परिणामस्वरूप नई आर्थिक नीति भी पूर्ण सफल दिखाई नहीं दे रही है। वस्तुतः आर्थिक सुधारों के साथ साथ प्रशासनिक सुधार भी अनिवार्य शर्त है, किंतु इन्हें गंभीरतापूर्वक समझा नहीं गया है। यही कारण है कि इंडोनेशिया तथा मैक्सिको की अर्थव्यवस्थाएं संकट से जूझ रही हैं। धन्यवाद।